हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि एक मेजर टॉपिक है एलएलबी एंड बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो चलिए आज इसका पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा हम लोग अगर क्विक रिवीजन करें तो हमने थोड़ा सा बेसिक बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है और आप और हम कैसे डेली 2-4 कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। घर का सामान लेने जाते हैं या फिर कोई भी अगर हम काम करते हैं दिन में तो उसमें 1-2-3-4 कॉन्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं। हमें पता नहीं था पर अब पता चला कि हम डे टू डे लाइफ में भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमने आपको थोड़ा सा रिवीजन, देखिए मैं फिर से करा देता हूं। हमने क्या किया था, आपको थोड़ा चीजें यहाँ पे बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, ऑफर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिर से समझिएगा, प्रस्तावना, एक्सेप्टेंस स्वीकार करना, प्रॉमिस वचन देना, कंसिडरेशन प्रतिफल, हम आपको या फिर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो आप सब्जी लेके आ रहे हो, उसको पैसा दे के आ रहे हो, तो एक दूसरे के लिए क्या हुआ, यहाँ पे प्रतिफल हुआ। प्रतिफल क्या हुआ, आपके लिए प्रतिफल क्या हुआ, सब्जी, उसके लिए प्रतिफल क्या हुआ, पैसा। आपके लिए प्रतिफल क्या था, मोबाइल आपकी, याद है ना 10,000 रुपए वाली मोबाइल, कि भूल गए आप लोग? चलाइए भाई, अभी एंट्रेंस एग्जाम तक चलाइए, सिलेक्शन तक, उसके बाद डिमांड करिएगा 15-20 हजार रुपए की मोबाइल के लिए। तो आपके लिए क्या था, वो 10,000 की मोबाइल क्या है, जो मोबाइल है वो आपका क्या है, प्रतिफल है, कंसिडरेशन है। आपने उनके लिए क्या दिया, 10,000 रुपए दिया। दुकान वाले को क्या किया, 10,000 रुपए दिया। तो दुकान वाले के लिए क्या है, वो पैसा कंसिडरेशन है। आपके लिए क्या कंसिडरेशन है, तो आपके लिए वो मोबाइल कंसिडरेशन है। अब वो कंसिडरेशन अगर मिला तो वो करार बना देगा, एग्रीमेंट बना देगा, एक एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कब संविदा बनता है, जब वो सेक्शन 10 की शर्तों को पूरा करेगा, लीगल इन्फोर्सिबिलिटीज को पूरा करेगा। सेक्शन 10 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 दिया गया है, अगर उसकी शर्तों को पूरा करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, वो क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन जाएगा। अब चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में क्या क्या डेफिनेशंस है, आखिर इसकी परिभाषा क्या है। हमने तो बता दिया आपको कि ऐसे ऐसे करोगे, आपका मोबाइल पूछना, आपका सब्जी पूछना क्या हो गया, ऑफर हो गया। तो क्या इसकी डेफिनेशन यही है? नहीं, इसकी डेफिनेशन को भी हम देखेंगे, पर जो मेन मैंने जो निष्कर्ष होता था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ताकि अगर आप डेफिनेशन अब पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, इसलिए देखते हैं। एक चीज और, जो ऑफर की बात हमने किया था, ऑफर को देखिए बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे आप लोग भी होंगे तो आपके भी बहुत सारे नाम होंगे या नामकरण हो भी जाते हैं, वो आप अच्छे से समझते होंगे। तो वैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। यहां पे क्या बात करते हैं हम, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करें तो देखिए ऑफर को क्या बोलते हैं, जो ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफरर। मतलब आप जो मोबाइल लेने गए तो आप क्या थे, आप ऑफरर भी बोले जा सकते हो, आप प्रपोजर भी बोले जा सकते हो, आप प्रोमिसर भी बोले जा सकते हो। आपके कितने नाम हैं, 3 नाम है। आप जब मोबाइल लेने गए तो आपके कितने नाम हो गए, 3 नाम। कौन कौन से नाम हो गए, ऑफरर या फिर प्रपोजर या फिर प्रोमिसर, आपके ये 3 नाम हो गए। तो अब दुकान वाले का भी नामकरण हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस वाले को क्या क्या बोला जाएगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। ऑफरी, ध्यान रखिएगा, ऑफरर और ऑफरी पूछ लेता है, क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं, यहां से क्वेश्चन क्या हुआ है, पीवाईक्यू में आ चुका है। कैसे क्वेश्चन है वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, पर ध्यान रखिएगा कि ऑफरर और ऑफरी के बारे में पूछ लिया है कि ऑफरी कौन होता है और ऑफरर कौन होता है। थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड है ऑफरर और ऑफरी, पर आप ध्यान अभी देख लीजिए कि आप क्या है, ऑफरर है, मोबाइल वाला क्या है, ऑफरी है। अब बात करते हैं प्रपोजर भी, प्रपोजी भी बोलते हैं उसको। प्रपोजर आप है, प्रपोजी कौन है, वो प्रपोज करना नहीं, प्रपोजी यहां पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो ध्यान मत दीजिए, देखिए यहाँ पे उन सभी चीजों का अलग रख दीजिए, यहाँ पे लॉ के टर्म की हम बात करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर कौन है, दुकान वाला एक्सेप्ट कर रहा है ना आपकी बातों को, तो एक्सेप्टर वो हो गया। प्रोमिसी भी उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोमिसर कौन है, आप हो, प्रोमिसी कौन है, दुकानदार है। आपको इन चीजों को याद रखना होगा, आप इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ चुका था। अब देखिए बुक पे आते हैं, अब देखिए ये बुक पे आते हैं।
ठीक है, अब कहां आते हैं हम लोग, बुक पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करने को बोला, 2A। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, 2A। क्या उसमें बोला गया था, ऑफर के बारे में बोला गया था। और ऑफर कौन देता है, प्रपोजर। प्रपोजर कौन है, आप लोग हैं। तो अब सेक्शन 2A देखिए यहां पे दिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहां पे मैं पूरा बता देता हूं। तो जो इसके अंदर है, अरे अरे, हाँ हट जाओ एकदम, हाँ लाइन सीधी गई, ले चलिए भाई मैं फिर से बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये क्या है, ऑफर की बात करता है। किसकी बात करता है, ऑफर की बात करता है। सेक्शन 2A क्या कहता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain for doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। यहां पे क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ें कि जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य का प्रविरति के प्रति उन अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करने तक वह अभिप्रस्तावना करता है। यह कहा जाता है प्रस्थापना, एक्सेप्टेंस की, ऑफर की बात कर रहा है यहाँ पे। क्या मतलब होता है इसका, कि देखिए एक तरीका यही, एसेट मतलब होता है रजामंदी। एसेट मतलब क्या होता है, रजामंदी। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है, आपकी इच्छाएं क्या थी, मोबाइल लेने की, आपने अपनी इच्छाएं प्रकट की सामने वाले को कि हमें मोबाइल लेना है, उसको हम बोल देते हैं ऑफर। अपनी इच्छाओं का प्रकट करना, ठीक है, अपनी इच्छाओं का प्रकट करना, और जो सामने आप प्रकट कर रहे हो उसके पास ये अधिकार है कि आपको बातों को मान भी सकता है, आपकी बातों को नहीं भी मान सकता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको ऑफर बोला जाता है कि जब आप अपनी इच्छा जाहिर करते हो और उससे रजामंदी चाहते हो, कि हम इच्छा जाहिर करें कि हमें मोबाइल लेना है और हम चाहते हैं कि उसकी रजामंदी हो। अब रजामंदी वो देगा या नहीं देगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर हमारी इच्छा क्या है, मोबाइल लेने की है। अब वो हमें 10,000 रुपए मोबाइल देगा या नहीं देगा ये उसकी इच्छा है। अब 12,000 के फोन को हम 10,000 रुपए कह रहे हैं, तो हमने ऑफर दिया उसको, अगर वो रजामंदी दे दिया, उसने हाँ बोल दिया, तो वो एक्सेप्ट कर लिया हमारी बातों को, वरना हमारी बातों को क्या किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं, अपनी इच्छा को जाहिर करना ही क्या हो गया, ऑफर बोला जाता है। उसी चीज को यहां पे बताया गया है। अब देखिए आगे सेक्शन 2B क्या कहता है, सेक्शन 2 सब क्लॉज बी क्या कहता है कि व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूं यहां पे, when the person to whom the proposal is signified his, अच्छा यहां पे थोड़ा इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, a proposal when accepted become a promise। यहां पे ये बोला है कि जब आपने इच्छा जाहिर की अपनी, देखिए ये डेफिनेशंस नहीं आएंगे पर मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा, आप बुक की लैंग्वेज भी थोड़ा सा समझो ताकि ये सेमेस्टर में आपको हेल्प करेगा। बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वो चीजें सफिशिएंट है, पर यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको अगर डेफिनेशन देख लोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्या कह रहा है यहाँ पे कि व्हेन द पर्सन टू whom, मतलब प्रपोजल इज मेड, जिससे आपने प्रपोजल मेड किया, मतलब जिस दुकानदार क्या हो जाएगा, प्रपोजल जिससे whom मेड, आपने उससे क्या किया, मेड किया, मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, अपनी इच्छाओं को जाहिर किया, किससे, दुकानदार से। अगर उसने उस बात पे एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रॉमिस बन जाएगा। यहां पे बोलता है कि आपने ऑफर दिया और उससे रजामंदी चाहते हो आप,
अगर उसने रजामंदी दे दी, उसने बोला कि ठीक है 10,000 रुपए में हम मोबाइल आपको दे देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक वो प्रॉमिस बन जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी क्या होता है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इस बात को अंडरलाइन में अच्छे से कर रहा हूं कि पर्सन मेकिंग प्रपोजल कॉल्ड प्रॉमिसर। प्रॉमिसर कौन होता है, तो पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर होता है। प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है। वचनदाता कौन कहलाता है, जो प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति, मतलब जो प्रपोजल देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिसर बोलते हैं। जिससे वो करता है, जो एक्सेप्टेंस देता है, जो पर्सन एक्सेप्टेंस देता है, जो पर्सन रजामंदी दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं, वचन ग्रहित बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तावना प्रतिग्रहित करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहित कहलाता है। ध्यान रखिएगा, प्रपोजल और प्रॉमिसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रपोजर आप हो, तो आपने जो अपनी बात बोली, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल इज अ प्रॉमिसर, और पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज अ प्रॉमिसी। जो प्रपोजल दे रहा है जो प्रपोजल दे रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रपोजर हो जाएगा। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिसी हो जाएगा। आप इस बात को याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेक्शन कंसिडरेशन के बारे में। यहां पे जो अब आगे दिया है, ये क्या दिया है, कंसिडरेशन दिया है। ये क्या दिया है यहाँ पे, सेक्शन 2D क्या दिया है यहाँ पे, कंसिडरेशन की बात करता है। कंसिडरेशन से कुछ और याद आ रहा है आप लोग को, हमने पिछली क्लास में क्या बताया था, इसका लीगल मैक्सिम मैंने आपको बताया था। क्या होता है, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसको और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि जो कंसिडरेशन होता है इसको और क्या बोलते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर जो पहला पार्ट था हमारा, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। तो कंसिडरेशन क्या कहता है कि व्हेन एंड द डिजायर ऑफ द प्रपोजल, डिजायर क्या मतलब इच्छा, जो उसकी इच्छा है उसको द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और अब्सटेन फॉर डूइंग, और प्रोमिसी टू डू और to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। क्या इतना भारी भरकम शब्द जो दे दिया है, इसका क्या मतलब है, हम बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। यहां पे फिर से हिंदी में पढ़ देता हूं। जबकि वचनदाता की बाधा पर वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने की विरत रख रहा है, या करता है, या करने से प्रवृत्त रहता है, या करने से प्रवृत्त रखने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। मतलब ये है, सिंपल सी भाषा में अगर इसको हम समझे, तो यहां पे वही चीज को कह रहा है कि अगर आपने इच्छा अपनी जाहिर की और उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया, पर यहां पे बात यह आएगी कि प्रतिफल चाहिए, मतलब कुछ के बदले कुछ आपको देना होगा। वहां पे यहां पे वही चीज बोला है कि आपने इच्छा जाहिर की, उसने स्वीकार किया, तो उसके बाद क्या होगा, जब आपकी डिजायर पे उसने काम किया तो आपको भी उसके लिए कुछ काम करना होगा, और वो भी आपके लिए कुछ कार्य करेगा। जो कार्य करना हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। कार्य करना इन द सेंस कि आपका पैसा देना क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। उसका मोबाइल देना क्या हो गया, वहां पे कंसिडरेशन हो गया। उसी चीज को यहां पे बोला गया है। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब एक चीज और याद रखिएगा, हालांकि मैं जब इसके लिए अलग एक क्लास और बनेगी जिसमें हम सिर्फ कंसिडरेशन की ही बात करेंगे। ठीक है, आज हम सेकंड क्लास के अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं, उनके डेफिनेशंस को बात कर रहे हैं। तो उनके डेफिनेशंस को आज हम देख लेते हैं। पार्ट 3 जब हमारा आएगा तो उसमें हम एक एक क्लास के अंदर एक एक जो टर्म्स थे हमारे, ऑफर के बारे में, प्रॉमिस के बारे में, कंसिडरेशन के बारे में, हम उसमें डिटेल में और जाएंगे। पर अभी यहां पे आप यही समझना कि आपका कुछ देना उसको, आपकी इच्छाओं पे अगर वो कार्य कर रहा है तो आपका कुछ उसके लिए देना, उसका कुछ आपको देना कंसिडरेशन कहा जाता है। कंसिडरेशन में देना ही होता है, कुछ रोकने के लिए भी होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं कि आप मेरी पूरी क्लास करो, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, या आप हमारी क्लास मत करो, मैं आपको चॉकलेट देता हूं,
तो मैंने यहां कुछ करने की भी बात बोल दी, मैंने यहां कुछ ना करने की भी बात, दोनों बात मैंने बोली। तो कंसिडरेशन में भी ऐसा होता है कि कुछ करने पे भी कुछ ना करने पे भी कंसिडरेशन देने की बात कही जाती है। कंसिडरेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, जब कंसिडरेशन मैं आपको पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा। पर आप यहां पे अभी मोटा मोटी यही समझ लो कि कुछ के बदले कुछ देने की बात जहां पे आएगी वो कंसिडरेशन होता है। आगे बात करते हैं। सेक्शन 2 बात करता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यहां पे क्या कहता है कि एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब समूहों में भी हो सकता है कि आप मोबाइल, चार्जर, ईयरफोन सब लेने चले गए, तो सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया वहां पे। तो आपको मोबाइल चाहिए तो क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। लेकिन आपको मोबाइल चाहिए, आपको ईयरफोन चाहिए, आपको क्या चाहिए, चार्जर चाहिए। आजकल के फोन में तो यही हो रहा है। तो इन तीनों चीज अगर आप मांग रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेट ऑफ प्रॉमिस कर रहे हो। मतलब आपने 3 प्रॉमिस किया वहां पे, ठीक है, 3 प्रॉमिस आपकी वहां पे हुई। तो वहां पे क्या बोला कि अगर उसको क्या हुआ, कंसिडरेशन उसके अंदर आया, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोल देंगे, जिसको क्या बोलते हैं, करार बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है, ये क्या है, हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है, ये क्या है, हमारा एग्रीमेंट है। अब देखिए उसके बाद ये दोनों पॉइंट हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आपको आगे मैं, हालांकि इसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे ये सारे, मतलब एक एक जो सेक्शन है हमारे उसके सब क्लॉज है, सबको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आए हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। पर अभी जो इतनी चीजें थी, आपने समझ में आया कि नहीं आया? आपको मैंने ऑफर बताया, आपको मैंने प्रॉमिस बताया, आपको मैंने कंसिडरेशन बताया, आपको मैंने एग्रीमेंट बताया। अब एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है इसको मैंने आपको बता दिया है। किस सेक्शन को पूरा करने पे वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए सीखिए, आप जब भी क्लास करते हो आप पार्टिसिपेट करो। कमेंट करने की बॉक्स हम क्यों कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप उस चीज को पार्टिसिपेट करो, आपको पता हो जाए। अगर आपने वो आंसर लिख दिया, मैं वादे के साथ कहता हूं कि मैं 10 साल बाद भी अगर मैं वो क्वेश्चन पूछ दूंगा आपसे, आप उसका जवाब दे दोगे, आपके दिमाग में वो चीज एकदम बैठ जाएगी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, देखिए लर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो 2 वे प्रोसेस होता है। मतलब अगर आप अपनी तरफ से भी एफर्ट दे रहे हो, आप भी टीचर जो कह रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप ज्यादा सीखोगे। जो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता है उसके मुकाबले अगर देखा जाएगा तो आप ज्यादा सीखोगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप इसको जरूर फॉलो करें। जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो यहाँ पे हमने बात करी थी कंसिडरेशन की, उसके बाद जो एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट में कौन सी जो लीगल इन्फोर्सिबिलिटीज है वो किस सेक्शन के अंदर दिया गया है, वो कौन से नियम कानून है जिसको फॉलो करने पे क्या होता है कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, किस सेक्शन में वो दिया गया है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा। आगे अगर हम डिस्कस करें इसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखिए क्या दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट का देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया गया है, ध्यान से समझिए। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन किसमें दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2H में दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज, उसका डेफिनेशन कहां पे दिया गया है, तो डेफिनेशन कहां दिया गया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज H के अंदर क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया गया है। एंड डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, क्या है देखिए यहाँ पे, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला गया है सेक्शन 2H में कि एन एग्रीमेंट, वो करार, क्या बोला गया, वह करार जो विधित परिवर्तनीय हो संविदा है। सिर्फ इतना ही बोला गया है। मतलब अगर एग्रीमेंट या करार जिसको बोलते हैं, अगर वो सेक्शन 10 की शर्तों को पूरा करता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जो कि मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि एग्रीमेंट या फिर करार जिसको बोलते हैं वो एक शर्तें पूरी करेगा। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने आपको वो क्वेश्चन दिया है कि किस सेक्शन को पूरा करेगा। ये इनफोर्सिबल की बात कर रहा है, इनफोर्सिबल बाय लॉ, ये किस में दिया गया है, ये किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन क्या है इसका, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन क्या थी। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम और डिटेल में जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, हम अंदर डीप जाते जा रहे हैं, पर बहुत डीप भी नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, आप में हम वहीं तक क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, हम आप वहीं तक ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे जहां तक कि आपके अगर बहुत हार्ड भी क्वेश्चन आता है आप वहां पे क्वेश्चन कर पाओगे। उस लेवल तक ही हमें आपको पढ़ाना है ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो पाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डीप में जाके इसको देखेंगे, ताकि अगर पेपर बहुत हार्ड भी आता है तो भी आप परेशान नहीं होंगे, आप वहां पे क्वेश्चन
कर पाओगे। एंड लास्ट चीज मैं बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। टारगेट बैच हमारा क्या हो गया है, स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे CUET एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे DNS एजुकेयर ऐप जो है, DNS एजुकेयर ऐप इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से आप वहां पे क्या कर सकते हो, हमारे कोर्स के साथ इनरोल हो सकते हो। हम वहां पे आपको BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom एंड BLLB एंड LLB की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं BLLB और LLB की, तो वहां पे पर्सनली मेंटरशिप मैं कर रहा हूं आपके पूरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कैसे आपको पढ़ाई करना है, कैसे आपको नोट्स बनाना है, और हम अपने नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे टेस्ट देना है, कहां आपकी वीकनेस है, उन सभी चीजों पे हम मिलकर काम करने वाले हो। और मैं आपको डायरेक्ट मेंटरशिप करने वाला हूं थ्रू एंट्रेंस एग्जाम LLB एंड BLLB के लिए। ये हमारा ऑफिस का नंबर है। अगर आप कोर्स के साथ एनरोल होना चाहते हो और पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो आप इस ऑफिस के नंबर पे एनरोल बात कर सकते हो 10 AM से लेके, अभी टाइम थोड़ा पहले कर दिया गया, 9 AM से लेके 5 PM तक आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो और अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। मिलते हैं नए क्लास के अंदर जिसमें हम और डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तब तक आप इन चीजों को रिवीजन करते रहिएगा और 2 क्वेश्चन जो मैंने पूछा था मैं उसका आंसर आप लोगों से जरूर चाहूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए क्लास के अंदर।